हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन श्री क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। मैं सुशील कुमार आपका स्वागत करता हूं श्री क्लासेस में। आप सभी को आज क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ट्रेंड जो चल रहा है बोर्ड एग्जाम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उन सभी को सॉल्व कराऊंगा और आप उन सभी को ध्यान से पढ़िए, उनको सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए हमारे लगाने के बाद में खुद से भी। सो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसका सॉल्यूशन देखिए। ये क्वेश्चन कुछ आपका जो रहता है, ये क्वेश्चन कुछ अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो उसको कैसे करेंगे। ये आपका है स्टैटिक्स चैप्टर से है। सो इसको सॉल्व कीजिए आप। इसको पहले आप क्या कीजिए, इसका समांतर माध्य का फार्मूला होता है, इसको बगल में आप लिख लीजिए। समांतर माध्य का फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या, यानी सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, यानी सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी जितना भी संख्या दिया गया है आपको, जितनी भी डिजिट दी हुई है उन सभी को आप योग, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। इसको लिखते हैं एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ नंबर ऑफ एक्स, यानी नंबर ऑफ डिजिट। समेशन ऑफ एक्स आई का मतलब होता है, समेशन मतलब होता है योग यानी जोड़। समेशन मतलब जोड़ होता है। कहाँ तक जोड़ा जाए, जैसे आप किसी भी संख्या को 100 नंबर तक जोड़ते हैं तो उसको आप लिखेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए आपको क्या किया जाता है, और आप समेशन का चिन्ह लगाइए, नीचे लिखिए i इज इक्वल्स टू 1 to n, यानी i इज इक्वल्स टू 1 to n समेशन ऑफ 1, यानी कि आप i रखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, n तक, और योग का चिन्ह लगाते चले जाएंगे। ऐसा, इसका मतलब ऐसा होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डॉट 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 xn अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजिट, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज n। सो ऐसे आप लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, डिटेल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अगर आपको लिखना है शाब्दिक अर्थ में तो ऐसे लिख दीजिए। फिर आप लगाइए इस फार्मूले को इधर। तो इसमें डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट यू हैव गिवन दैट, यानी आपको 4 डिजिट दिए गए हैं जिनका x बार आपको दिया हुआ है। इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे। इसमें आप लिखिए लिखिए यहां पर समांतर माध्य बराबर x बार बराबर नंबर ऑफ डिजिट का योग कर लीजिए, यानी कि 4 प्लस 5 प्लस x प्लस 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजिट 1 4 3 1 टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज 4। सो 4 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए। ओके, डिवाइड करेंगे फिर आएगा कितना, 4 5 9 9 9 18 प्लस x। वेरिएबल किसी भी कांस्टेंट में वेरिएबल नहीं जुड़ता है। क्यों नहीं जुड़ता, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट से वेरिएबल जोड़ने का मतलब ये हो गया, वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है, कोई भी रख सकते हैं, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, वेरी करती रहती है। मतलब उसका डिजिट जो होता है वो वेरी करता रहता है। उसका मान 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम कांस्टेंट में वेरिएबल को नहीं जोड़ते हैं। सो आप इधर इक्वल का चिन्ह लगाइए अपॉन 4। अब आपको दिया क्या गया है, समांतर माध्य की वैल्यू दी हुई है, आपको मीन की वैल्यू दी हुई है 7, तो यहाँ पर 7 रख दीजिए। ठीक, यहाँ पर 7 रख दीजिए, अपॉन 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाइंग ओके। सो 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 18 प्लस x। सो नाउ 28, 18 को आप इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, -18 हो जाएगा इज इक्वल टू x, यानी कि आप इसको और लगा के ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 28 माइनस 18 मीन्स 10 बचेगा, 10। सो ये आपका 10 हो गया, यानी x की वैल्यू 10 आ गई। सो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ गया आपको, एक बार फिर से रिव्यू कर दे रहे हैं।
या किसी भी दिए हुए आंकड़े का समांतर माध्य ज्ञात करना है। अगर आपको मीन निकालना होगा तो मीन निकालने के लिए आप सिंपल से ये फार्मूला यूज कीजिए, x1 + x2 यहाँ से आपको मीन पता चलेगा। बट आपको अगर मीन दिया हुआ है उसमें से किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे आप, उसमें से सभी डिजिट को जोड़ लीजिए, वेरिएबल की वैल्यू के बराबर आप रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ऐसे सॉल्व कीजिए, ट्रांसफर कीजिए, कुछ वैल्यू आपका आउटपुट निकल आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए आपको प्रूव करना है 5√5 एक अपरिमेय संख्या, इट मीन्स इर्रेशनल नंबर है। तो आप पहले जानिए रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर होता क्या है, उसके बाद में आप सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको कन्फ्यूजन आज आपका क्लियर हो जाएगा। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो रेशनल नंबर होता नहीं है। अब रेशनल नंबर क्या नहीं होता है, रेशनल नंबर क्या होता है उससे पहले आप जान लीजिए। रेशनल नंबर होता है आपका, हम आपको इधर लिखकर बता रहे हैं, ठीक है। रेशनल नंबर यानी कि रेशनल मीन्स परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता क्या है, जो नंबर p/q के रूप में लिखा हो, p/q के रूप में लिखा हो, जो नंबर p/q के रूप में लिखा हो, यानी p/q होता क्या है, p जहाँ p तथा q कोई इंटीजर हो, इंटीजर मतलब पूर्णांक हो, कोई डेसिमल नंबर ना हो, कोई फ्रैक्शन ना हो, कोई अंडर रूट में ना हो, ओके। p/q के रूप में लिखा हो और q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, q 0 के बराबर ना हो, यानी हर उसका 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी परिमेय संख्या का, किसी भी भिन्न का यदि हर 0 रहता है तो इसका मतलब हुआ वो संख्या क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। आज तो कोई भी इनफाइनाइट को डिटर्मिनेट नहीं कर पाया, इस परिभाषित नहीं कर पाया है, तो इनडिटरमिनेट मतलब अब सॉल्व ही नहीं कर सकते आप। इस प्रकार से आपका परिमेय संख्या होना क्या चाहिए, p/q के रूप में, q डज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड p एंड q शुड बी कोप्राइम। कोप्राइम मतलब सहभाज्य होनी चाहिए। सहभाज्य क्या होता है, वह संख्याएं जिनमें दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 3 और 4 हो गया, ठीक। 3 और 4 में दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, न 4 3 को डिवाइड कर सकती है और न 3 4 को डिवाइड कर सकता है। 2 और 3 हो गया, 3 और 2 में 1 के सिवा ±1 के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी प्रकार से कोप्राइम किसी दो संख्या के बीच में एक ऐसा संबंध है जो उन दोनों संख्याओं के कोप्राइम होने का संबंध इस प्रकार दर्शाता है कि उन दोनों संख्याओं में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। किस प्रकार से नहीं होता, 1 के सिवा चाहे प्लस माइनस हो, यानी कि चाहे +1 हो चाहे -1 हो, 1 के सिवा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो होगा कोप्राइम नंबर। यानी 3 कंडीशन आपका होता है, मैं भी लिखकर बता दे रहा हूँ आपको। किसी भी संख्या का रेशनल नंबर होने का 3 कंडीशन, फर्स्ट इज p एंड q शुड बी इंटीजर एंड नंबर रेशनल नंबर शुड बी रिटन एज p/q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। सो लेट्स मूव ऑन। रेशनल नंबर यानी p/q के रूप में लिखी हो संख्या, पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, वेयर जहां p q बिलोंग करें, कहां से बिलोंग करें, यह है आपका चिन्ह बिलोंग करने का, यानी ये चिन्ह आपका क्या है कि बिलोंग कर रहा है। कोई भी चीज किसी भी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कैसे फैमिली से बिलोंग कर रहा है, हर एक फैमिली की क्वालिटी अलग अलग होती है, तो कैसे फैमिली से बिलोंग करेगा, इंटीजर नंबर के। इंटीजर नंबर क्या होता है, जो पूर्ण अंक हो, जैसे 2 3 4 5। 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं आती हैं, कैसे, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। क्यों, आप देख लीजिए 1.001, 1.00001, 1.00001। इट मीन्स अभी तो हमने 1 और 1 के बीच में रिलेशन दिखाया है, इतनी संख्याएं बनती चली जाएंगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ, यानी कि अभी 2 तक पहुंचते पहुंचते आपको ये आप बता नहीं सकते। आप ये बता नहीं सकते कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे इसके बीच में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। इस प्रकार से आप ये नहीं कर सकते, यानी कि आपको सिर्फ 1 लेना है, 2 लेना है, ये और ये इंटीजर होंगे, जेड से इंटीजर को लिखते हैं, जेड से, ठीक, जेड से इंटीजर को लिखते हैं, यानी 1 और 2 क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर के बीच में कोई भी और टर्म नहीं आना चाहिए, मीन्स डेसिमल नंबर नहीं आना चाहिए। अगर डेसिमल आया तो वो रियल नंबर होगा,
वो इंटीजर नंबर नहीं होगा। इस प्रकार से आप सॉल्व करिए इसको। तो इसको आप डिस्कस करिए। P और Q बिलोंग करने चाहिए इंटीजर यानी पूर्णांक से। थर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए? P एंड Q शुड बी कोप्राइम, मीन्स P तथा Q आपस में सहअभाज्य होने चाहिए। ओके, यानी P और Q सहअभाज्य, यानी कि जैसे 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, ये सब क्या हैं आपके को प्राइम नंबर्स हैं। यानी को प्राइम नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जो जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। आप समझ लीजिए, को प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, 1 या +-1 के सिवा, यानी बिसाइड्स टू +-1, ठीक है। नो कॉमन फैक्टर, हैव नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, +-1 के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि को प्राइम एक ऐसा गठबंधन है जो दो पार्टी के बीच में कराता है। मतलब जैसे पति पत्नी का संबंध होता है, को प्राइम। ओके, उसी प्रकार से समझ लीजिए आप। फिर आगे देखिए, यानी 5√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूव करना है। तो आप कैसे करेंगे प्रूव? पहले आप समझ लीजिए, 5√5 अगर एक अपरिमेय संख्या है तो उसके लिए पहले आपको मानना पड़ेगा 5√5 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या? इसलिए मानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या यदि आप मान लेंगे तो उससे आप जो कुछ भी मानेंगे कुछ ऐसा प्रूव कर दीजिए जिससे कि वो गलत हो जाए। मीन्स जो आपने माना है वो गलत हो जाए, फिर सही क्या होगा? वो सही होगा जो आपने नहीं माना है। अगर आप पहले से ही परिमेय संख्या मान लेंगे कि पहले से ही 5√5 को या किसी भी दी हुई अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या मान लेंगे तो होगा क्या? इससे आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि वो दी गई संख्या अपरिमेय ही है। यानी आपको मानना पड़ेगा कि वो संख्या एक परिमेय संख्या है। तो पहले आप मान लीजिए 5√5 को कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या माना 5√5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हमने 3 कंडीशन यहाँ पर आपको बताए हैं। P/Q के रूप में होना चाहिए, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, पूर्णांक से बिलोंग करना चाहिए, और P और Q को शुड भी को प्राइम होना चाहिए। ओके, तो 5√5 बराबर P/Q, वेयर आपको यह लिखना जरूरी है, बाकी आप कुछ कंडीशन लिखिए चाहे न लिखिए, Q बराबर नहीं 0 होना चाहिए, आपको लिखना, इट्स मेंशन, यू हैव टू रिटन दिस। अदरवाइज क्या होगा आपका कि Q अगर आपने 0 कर दिया गलती से भी, जैसे आप लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखते हैं, जैसे Q डज नॉट इक्वल टू 0 आपने लिख दिया, तो इससे आपका एग्जामिनर पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कंप्लीट आपने डेफिनेशन दिया है। ठीक, किसी भी चीज़ को आप कंप्लीट डिफाइन करते हैं तो ये आपका श्योर माना जाएगा कि हाँ आप पढ़ने वाले में से हैं। ठीक है, सो आप Q डज नॉट इक्वल टू 0, फिर P/Q के रूप में हमने मान लिया। बाकी सब कंडीशन आप लिखिए चाहे लिखिए, बाकी सब आपके लिए अंडरस्टूड है। सो अगर आपने P/Q के रूप में मान लिया Q डज नॉट इक्वल टू 0, फिर आप क्या कीजिए, √5 और इस 5 को आप इसके नीचे ले आइए, P/5Q। कैसे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर कर दीजिए, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या ट्रांसफर ही कर दीजिए, दोनों में से एक कर दीजिए। सो ट्रांसफरिंग इधर 5 को आपने नीचे ले आया, फिर नीचे ले आया, फिर क्या होगा? यहां से देखिए, इफ यदि P/Q कोई परिमेय संख्या है, ठीक, यदि P/Q कोई भी परिमेय संख्या है तो क्या होगा? P/Q कोई परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अगर उस संख्या को हमने किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कराया, किसी भी संख्या से ऐड किया, दो कंडीशन, दो ही ऐसे ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन समझिए, ऑपरेशन डॉक्टर वाला नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन समझिए।
वो ऑपरेशन कैसा होता है, प्लस और माइनस दो ही एक ऐसा ऑपरेशन होते हैं जो दो कंडीशन को फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे 2 + 3 कीजिए 5 आएगा, 2 + 3 = 5, इसके बराबर क्या किया जा सकता है, 3 + 2 = 5। ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, क्रम को विनिमय कर दिया जाए, यानी बदल दिया जाए, अदला बदली कर दिया जाए क्रम का, उसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। यानी चाहे 2 में 3 जोड़िए, चाहे 3 में 2 जोड़िए, बात बराबर ही होगी। अब आप 3 में 2 को मल्टीप्लाई कराइए, यानी 6 आएगा, 2 × 3 = 6, देन यू विल गेट आल्सो 3 × 2 = 6, यानी कि आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 6 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराया 6 आया। यानी कि ये दोनों ऑपरेशन ऐसे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन दोनों ऐसे हैं कि दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। बट आप ध्यान में रखिए, यही दो ऑपरेशन है जो फॉलो करते हैं, माइनस और डिवाइडेशन नहीं फॉलो करता। क्यों? क्योंकि आप 2 में से 3 को माइनस करेंगे -1 आएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे +1 आएगा। सो दे बोथ आर नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि वो -1 है, वो +1 है। उसी प्रकार से आपका डिवाइडेशन कराइए, 3/2 करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, वहीं जब आप 2/3 करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो भी दोनों इक्वल नहीं है। इस प्रकार से क्या हुआ, हमारी दो ही एक ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो हमारे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर समझिए, P/Q कोई परमेय संख्या है, तो जब किसी भी परमेय संख्या को आप किसी भी परमेय संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं या डिवाइड कराते हैं, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कराते हैं, किसी भी परमेय संख्या को किसी भी परमेय संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आउटपुट क्या आता है आपका, परमेय संख्या ही आता है। ये आप प्रॉपर्टी समझ लीजिए, ठीक। जैसे किसी भी नेचुरल नंबर में किसी भी नेचुरल नंबर को ऐड किया जाएगा तो नेचुरल नंबर ही निकल कर आएगा। जैसे 2 + 2 = 4, 2 भी नेचुरल नंबर, 2 भी नेचुरल नंबर। 2 में -1 ऐड कर दीजिए, कैसे ऐड करेंगे, 2 में 2 + -1 = 2 - 1 = 1। सो 2 भी नेचुरल नंबर, 2 भी इंटीजर, -1 भी इंटीजर, निकल कर आया इंटीजर। लेकिन अगर आप 2 में 2 भी एक नेचुरल नंबर है, -1 एक नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, वो भी नेचुरल नंबर होता है जो इंटीजर का ही एक सबसेट होता है, जिसको सबसेट कहते हैं, उसको आप आगे पढ़ेंगे क्लास 11th में, सबसेट होता है। उसी प्रकार से यानी 2 एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, आउटपुट क्या आया, इंटीजर ही निकल कर आया, ठीक। इसी प्रकार से जब किसी भी आप परमेय संख्या को यहाँ पर लिख लीजिए, इज इट विजिबल, इज इट, इफ यदि किसी परमेय संख्या को किसी अन्य परमेय संख्या से गुणा कराते हैं तो आउटपुट हमें परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यह आपका है प्रॉपर्टी, किसी भी परमेय संख्या को किसी अन्य परमेय संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे तो परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। कैसे? जैसे कि आपने P/Q दैट इज रेशनल नंबर, इसने आपको 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो P/5Q आ गया, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या ही है आपका, ठीक, परिमेय संख्या, ठीक। सो P/Q परिमेय संख्या आ गया, जबकि ये आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, P/5Q परिमेय संख्या आ गया, तो √5 एक परिमेय संख्या होगी,
परमेय संख्या होगी हमारे कथन के अनुसार। क्यों? क्योंकि हमने माना है कि अंडर रूट 5/5 एक परमेय संख्या है। जब किसी भी परमेय संख्या के बराबर कोई संख्या है तो इसका मतलब वो भी परमेय संख्या होगी, है ना। तो यहाँ पर p/5q के बराबर अंडर रूट 5 है तो ये भी परमेय संख्या होगी इसके अनुसार, ना कि साथ साथ सत्य है, सत्य कुछ अलग है। तो अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या होगी हमारे कथन के अनुसार। इसको आपको लिखना पड़ेगा, हमारे कथन के अनुसार। परंतु यहां पर लिखिए, परंतु वास्तव में क्या है? वास्तव में अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। पता है आपको, किसी भी संख्या में अगर रूट लगा है, पॉइंट में है, डेसिमल में है, तो वो अपरमेय संख्या होगी। तो अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या होगी। हमने माना क्या था? परमेय संख्या माना था, लेकिन वास्तव में निकल कर क्या आया? पहले से ही आपको पता था कि अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या, अपरमेय संख्या है, बट आप अगर पहले से ही मान लेते तो प्रूव क्या करते आप? कुछ नहीं। यानी कि आप अंडर रूट 5 को परमेय संख्या मानिए, कुछ ऐसा आप स्टेटमेंटल मैथमेटिकल सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद में निकल कर हमारा कथन विरोधाभासी आया। यानी कि वास्तव में अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, तो हमारा कथन तब इस प्रकार, हमारा कथन विरोधाभासित। बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं विरोधाभासित मतलब क्या होता है। विरोध आभासित, जो आपने आभास किया उसका विरोध आया। इसका मतलब जो आपने कॉन्ट्राडिक्ट किया, ठीक है, सॉरी कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस आ गया, मीन्स जो आपने कंसीडर किया उसका कंट्रा आ गया, उल्टा आ गया। ठीक, सो दैट्स यू हैव कंसीडर्ड दैट अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर, दैट इज नाउ इन द कंट्राडिक्टरी फॉर्म, दैट इज अंडर रूट 5 इज इन द reality अंडर रूट 5 is the irrational number. So you have considered under root 5 is rational number, so that is wrong statement. So now it have been proved that under root 5 is irrational number. आपका प्रूव हो चुका है, आपने माना था कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, जो कि गलत है, विरोधाभासित हो गया। इस प्रकार से प्रूव हो चुका है कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, इस प्रकार हमारा कथन विरोधाभासित है। दिस इज इम्प्लाइज दैट अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ पर लिखिए कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभासी मिला आपको, ठीक है। और अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। एक मिनट, आप ये भी समझ लीजिए कि आपको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में बस ऐसे लगाते हैं, भैया वो हीरो बनते हैं, इस प्रकार से ऐसे बनते हैं, ऐसे लगाते चले जाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल गलत है। हम आपको बता रहे हैं, आपको स्ट्रेटजी की वीडियो लाएंगे, आप उसमें देखिएगा। स्ट्रेटजी मतलब आपको समझाएंगे कि कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ऐसे नहीं लिखना है। क्यों? इसका कारण है, इसका मतलब होता है दिस इज इम्प्लाइज दैट। जब आप हायर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा, इसका मतलब होता है दिस इज इम्प्लाइज दैट। ये हर जगह पे नहीं लगता है, ये वहां पे लगता है इस प्रकार से, जैसे लिखना है आपको इस प्रकार से, यानी कुछ कंक्लूजन निकाल कर लिखना है, तब आप इसको लगाएंगे। ओके, सो ये हर जगह पे आपको नहीं लगाना है। कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, कुछ लोग बस डिजाइन बनाने के चक्कर में ऐसे लगाएंगे। ये ऐसा नहीं करना आपको बोर्ड एग्जाम में। ये आपका इससे आपको पता चलता है कि आप ढंग से पढ़े नहीं हैं या फिर आपको ढंग से पढ़ाया नहीं गया है, दोनों में से एक है। सो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे कि कैसे क्या करना है। आप हमें फॉलो करते रहिए, सारे वीडियो की सीरीज पढ़िए आप इसमें। और यहाँ तक कि इसमें जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, इसमें से 85 to 90% आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट इज़ तो नहीं मिलेंगे। हम जो कहेंगे वो सत्य रहेगा, ये नहीं 100% सक्सेस की गारंटी लेते हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं आपको कि जितना भी पढ़ाएंगे उसमें से 85 to 90% आपको बोर्ड एग्जाम में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिट, बट मे बी हो सकता है कि ये भी आपका आ जाए, मतलब सेम एज डिजिट आ जाए, बट
मैथ में ऐसा नहीं होता, मैथमेटिक्स में डिजिट सेम होता, डिजिट डिफरेंट होता है बट क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा। आप में मैथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपका यहाँ पर सॉल्व करा दे रहे हैं, और आप सारे वीडियो के सीरीज को देखिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे जो आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, ये एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलेगा, हर एक अनसॉल्व में देखने को मिलेगा। तो आप इसके बाद में खुद भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप समझ पाए ना कि हमने क्या सीखा। अगर आप ऐसे कर ले जा रहे हैं, आप इसको सारा कुछ समझिए। आप बोर्ड एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। आपको एक वीडियो हम लाएंगे आपके लिए, एक नंबर पर वीडियो लाएंगे, नंबर रियल नंबर पर कि नंबर होता क्या, ये सारा उसमें आपका कवर हो जाएगा कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है उनको, वो पढ़ते हैं तो सिर्फ अलजेब्रा। और हाँ, एक सजेशन आपको और देंगे, आपके पास यदि एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक से आप उसमें जो स्टेटमेंटल चैप्टर के पहले, एक्सरसाइज के पहले जो आपको स्टेटमेंटल सारा स्टेटमेंट लिखा रहता है उसमें, उसको आप रीड कीजिए, उसको समझिए। उसको ना समझ पाए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कमेंट कर दीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसमें हम आपको बता देंगे कि कैसे क्या रीड करना है। जिस वर्ड का मतलब ना समझ में आए वो भी समझ जाएंगे आप। हम चैप्टर वाइज पढ़ा दे रहे हैं अभी आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। उसके बाद में हम चैप्टर वाइज भी वीडियो लाएंगे, और देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।